नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान। लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले राजनीतिक गलियारों और मीडिया में महागठबंधन की चर्चा खूब हो रही थी। विपक्ष के 20 से अधिक दल चुनावी मंचों पर एक साथ खड़े होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी एकता की दावे हो रहे थे, बातें हो रही थी और इसके केंद्र में थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन की शक्ल साफ नहीं हो रही। हाँ, गठबंधन जरूर दिख रहे हैं। कांग्रेस ने अभी 7 राज्यों में बड़े क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कांग्रेस अकेले रण में उतरने जा रही है। वहीं बिहार में भी गठबंधन में गांठ पड़ती दिख रही है। यानी अब तक के हालात इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस 20 से अधिक राज्यों में अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। इन राज्यों से लोकसभा की 350 से अधिक सीटें आती हैं। यानी कांग्रेस करीब 65% सीटों पर अकेले चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। समझेंगे कि असल में इन चुनाव में 350 सीटों पर कांग्रेस का अलग उतरना या अकेले खड़ा होना मजबूरी है या रणनीति। इसका फायदा किसे और इसका नुकसान क्या होगा? गठबंधन और महागठबंधन के बीच का फर्क क्या है और कांग्रेस के लिए महागठबंधन या गठबंधन के नफा नुकसान का गणित क्या कहता है? हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं जिनके जरिए हम चर्चा करेंगे। रामकृपाल सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरती चैरत हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है मैम। और रोशन गौर हैं, ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय सहारा से। रोशन जी, स्वागत है। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि 2004 और फिर 2009, जी हाँ, यूपीए सरकारों के बाद कहा गया कि कांग्रेस ने गठबंधन की राजनीति जिस तरीके से स्वीकार कर ली है, उसने इस गठबंधन को बनाए रखने के दांव पेच सीख लिए हैं। लेकिन जैसे ही 2014 में सत्ता से वो बाहर हुई, कांग्रेस के साथ ही उसका साथ छोड़ते चले गए। आलम यह रहा कि कुछ राज्यों में छोड़ दें तो कांग्रेस गठजोड़ करने की कोशिश में तो है, लेकिन ये कामयाब होती नजर नहीं आ रही। इन तस्वीरों से विपक्ष ने कोशिश की देश में महागठबंधन बनाने की। लगा कि इस बार के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस बाकी विपक्षी दलों के साथ मिलकर चलेगी और बाकी विपक्षी दल भी हाथ का साथ देंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चुनाव नजदीक आते गए, हाथ से हाथ दूर होने लगे। सहयोगी दलों से गठजोड़ के लिए कांग्रेस ने कई बड़े राज्यों में कोशिश की, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। यहाँ कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। एसपी, बीएसपी और आरएलडी ने गठबंधन बना लिया है, लेकिन कांग्रेस को साथ लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने यूपी में 7 सीटें छोड़ने की बात की तो अखिलेश यादव और मायावती ने ये भी बता दिया कि लोकसभा चुनावों के लिए देश भर में कांग्रेस के साथ किसी तरह का समझौता नहीं है। बिहार की बात करें तो यहाँ कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ भी महागठबंधन की बातें हो रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। यहाँ भी सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस आरजेडी के बीच बात नहीं बन पा रही है। बिहार में कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन आरजेडी और गठबंधन से जुड़े अन्य दल कांग्रेस को 8 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहते। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने 42 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस से किसी भी तरह के समझौते से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि वाम दलों के साथ भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा और पंजाब में भी साथ आने की बात कही, लेकिन कांग्रेस के भीतर ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर मतभेद सामने आए। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने 7 उम्मीदवारों का ऐलान तक कर दिया है। इन 6 राज्यों में लोकसभा की 192 सीटें हैं। इन राज्यों में कांग्रेस को सहयोगी दलों की चाहत तो है, लेकिन फिलहाल कोई भी दल कांग्रेस का हाथ थामने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो समझेंगे कि कांग्रेस असल में जो चुनाव से ठीक पहले तक महागठबंधन की बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि इसके केंद्र यानी धुरी में कांग्रेस पार्टी, जिसके इर्द गिर्द देश के अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल उसके साथ खड़े नजर आएंगे केंद्र में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के मोर्चे पर। लेकिन फिलहाल जब चुनाव का पहला दौर शुरू होना वाला है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, ऐसे में अभी भी गठबंधन दिख रहे हैं, लेकिन महागठबंधन नहीं।
रविंद्र शिरोड़ा हमारे साथ हैं कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त, और हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। रविंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने ताना बाना बुना था और चुनाव के ऐलान से पहले तमाम जो रैलियां हो रही थी राज्यों में, और जिस तरीके से नेता एक साथ खड़े होते थे, ऐसा लगता था कि एक महागठबंधन शक्ल लेगा और जिसकी दावेदारी या दम भरा जा रहा था। असल में क्या रणनीति चेंज हो गई है कांग्रेस की, या विपक्षी दलों में छोटे दलों ने कांग्रेस को तरजीह देना कम कर दिया है? जी देखिए कविंद्र, जिस तरीके से हमने बेंगलुरु में वो तस्वीरें देखी थी जिसमें तमाम जो विपक्षी दल थे कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो चुनाव लड़ते रहे हैं, वो लोग किस तरीके से एक मंच पर आए थे, चाहे वो अखिलेश यादव, मायावती से लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री और तमाम लोग जो थे, वो लोग जिस तरीके से एक साथ मंच पर दिखाई दिए थे और एक पूरे देश में एक तस्वीर भेजने की कोशिश की थी कि किस तरीके से कांग्रेस के साथ हैं, या फिर एक महागठबंधन जो है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि एक फॉर्मिडेबल अलायंस बनाया जा सके और इस जो बीजेपी सरकार है इसके खिलाफ आने वाले 2019 का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है और आपसी खींचतान जो इन राजनीतिक दलों की है, चाहे वो सपा बसपा की हो या फिर बंगाल में जिस तरीके से दिखी गई, यहाँ तक कि जो बिहार है, बिहार जिसमें कि अगर सबसे छोटी बात की जाए तो हम जो पार्टी है वो भी जीतन राम मांझी की, वो भी कांग्रेस को किसी तरीके से अकोमोडेट करने की कोशिश नहीं कर रही है, या फिर वो भी कांग्रेस के साथ बहुत खींच कर जो है सीट का बंटवारा करने के लिए अभी तैयार नहीं है। और कांग्रेस जो कि पिछले सप्ताह जब केसी वेणुगोपाल के घर पे बैठक हुई थी बिहार से जुड़े मामले को लेकर के, जिसमें शक्ति सिंह गोहिल और तेजस्वी यादव शामिल थे, उन लोगों ने भी बात की थी कि उसी हफ्ते में इस की घोषणा करने की उम्मीद थी। लेकिन लगातार जिस तरीके से बात की जा रही है, कोई भी राजनीतिक दल अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो कहीं अपना जनाधार बढ़ाती हुई नहीं दिख रही है, और कोई भी राजनीतिक दल इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस जो है वो किसी तरीके से दूसरे जो छोटे दल हैं उनको किसी तरीके का फायदा पहुंचा सकती है। तो बिहार की सीटें भी अभी तक तय नहीं हो पाई हैं, जो लगातार तारीख बढ़ती रही है। जब आज भी जब कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे पूछा कि क्यों जिस तरीके से आप लोगों ने महागठबंधन की एक तस्वीर पेश की थी, धीरे धीरे घटकर कांग्रेस उन्हीं परंपरागत तौर पर जिनके साथ जो अलायंस करती रही थी, सिर्फ उनके साथ आज अलायंस दिखा है, नया दल कोई भी आप लोग के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग कोशिश लगातार कर रहे हैं, और बिहार के विषय में उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन कविंद्र, ये जल्द ही जो है ये हम लोग पिछले करीब 10 दिन से सुन रहे हैं और आज तक उसकी घोषणा नहीं की गई है। और आज भी जो सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी भी बिहार के गठबंधन को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। शक्ति सिंह गोहिल जो हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं तेजस्वी यादव और वहाँ के जो दूसरे छोटे दल हैं, चाहे वो रालोसपा हो या फिर हम पार्टी जो कि जीतन राम मांझी की, उनके साथ किसी तरीके का तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी घोषणा की जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त निकल रहा है वैसे वैसे इस अलायंस को लेकर के भी कयास और सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। रविंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। आरती, सबसे पहले तो जिस तरीके से सवाल इस वक्त खड़ा होता है, क्योंकि जब चुनाव का ऐलान से पहले हम देख रहे थे बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनता देख रहा था, तमाम नेता एक मंच पर दिखते थे, भले ही वो राज्य के हिसाब से एक साथ ना खड़े हों या फिर उस तरीके से जो उसकी एक एक सीट के हिसाब से बातचीत होती है वो सामने ना आई हो। क्या 3 राज्यों के चुनाव नतीजों ने कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा दिया और अब वो फ्रंट पर खेलती दिख रही है? रणनीतिक तौर पर अब वो बड़े एक प्लेयर के तौर पर खेलना चाहती इसलिए दिक्कत है, या फिर गठबंधन ही कांग्रेस के साथ मैं कहूँ वो जो उसकी एक रणनीति वो हिस्सा है, महागठबंधन सिर्फ एक कल्पना थी? नहीं, मेरे ख्याल में ये 3 राज्य में जो चुनाव हुए थे और जो कांग्रेस जीती हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उससे कांग्रेस के एटीट्यूड पे थोड़ा फ़र्क तो आया है। वो बात तो सही है। अगर हम थोड़ा 1 साल पीछे जाएं, जैसे कर्नाटका में, हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, मतलब कांग्रेस के 70 या कुछ सीटें आई थी और जेडीएस के 40 से कम 38 सीटें आई थी, फिर भी जिस तेज़ी से कांग्रेस ने समर्थन दिया देवेगौड़ा और कुमारस्वामी को और ये बोल दिया कि हम चीफ मिनिस्टर के पोजीशन के लिए दावेदार नहीं हैं, आप ले लीजिए, तो हमने यही उससे ये मैसेज आ रहा था कि कांग्रेस अब मतलब सबको अकोमोडेट, सबको साथ लेके चलना चाह रही है, चाहे अपना जो हिस्सा है राजनीति में वो कम हो जाए, पर फिर भी मोदी के खिलाफ मोर्चा खड़ा करने के लिए कांग्रेस अपने आप को थोड़ा पीछे हट जाएगी। पर ये दिसंबर के बाद ये फ़र्क नज़र आ रहा है। अब
कांग्रेस भी जैसे बिहार में वो 11 सीटें मांग रही है। अब कांग्रेस का है ही क्या बिहार में, 6% या 8% या ऐसे ही कुछ उनका वोट शेयर है। बिहार असेंबली में भी कुछ खास सीटें नहीं है। 2014 में 2 सीट मतलब वो 2 सीट और 8.4% वोट। बिल्कुल। तो मतलब बिहार में है क्या कांग्रेस का कि वो 11 सीटें मांग रही हैं। मतलब हम भी अगर हम पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो हम भी ये सोचेंगे कि मतलब बिहार में ना तो कांग्रेस का कोई वोट बैंक है जो मतलब कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, ना उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है। अच्छा यूपी को देखिए, यूपी में भी कांग्रेस 20 सीटें की बात कर रही थी। अब 20 मतलब यूपी में भी कांग्रेस का वोट शेयर कोई 6% है। और पिछले चुनाव में 2017 में जो चुनाव हुए थे कांग्रेस की कितनी 2 या 4 सीटें आई थी, ऐसी कुछ। तो मतलब ये कांग्रेस जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी ये सोचती हैं कि कांग्रेस हमारे साथ आती है तो ठीक है, 2%, 6%, 8% वोट शेयर तो लेके आती है, पर उसके बदले में हम कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को अपने हिस्से में से, जहां हम में ज़्यादा ताकत है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हम कांग्रेस को 11 सीट बिहार में या 20 सीटें यूपी में क्यों दें। तो इसी में खींचातानी हो रही है। आप देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, रोज़ हम कोई और खबर सुनते हैं। कभी सुनते हैं कि हाँ होने वाला है गठबंधन, कभी सुनते हैं कि नहीं शीला जी ने मना कर दिया है गठबंधन नहीं। अब दिल्ली में भी कांग्रेस का अब क्या रहा, 2015 में जो चुनाव हुए थे कांग्रेस का वोट शेयर तो 9% था और एक भी सीट नहीं आया। अब ये तो साफ जाहिर है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत है दिल्ली में। तो फिर कांग्रेस ये कैसे मांग सकती है कि हमको 5 सीटें दो या 4 सीटें दो आम आदमी पार्टी से ज़्यादा। तो ये इसी नेगोशिएशन में मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी जो राजनीति है वो समझ नहीं पा रही है कि मतलब दुविधा है उसके कैसे ये गठबंधन बना या महागठबंधन बनाना चाहिए। रामगोपाल जी, वाकई महागठबंधन एक कल्पना के तौर पर था, और जो आरती करें कि जिस तरीके से कांग्रेस के कदम हैं, 6% के साथ आप 12 सीट चाहते हैं, क्या वाकई कांग्रेस चाहती भी है गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना, या फिर रणनीतिक तौर पर 2009 को याद करती है और उसी के सहारे 2019 पे लड़ना चाहती है? देखिए मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कैसे लोगों ने कल्पना कर ली। ये खुशफहमी होना, मैं समझता हूँ कि शायद वोटर को भी खुशफहमी नहीं रही कि किसको कब दिखा कि कांग्रेस एक ऐसा गठबंधन होगा जिसमें कांग्रेस शामिल रहेगी। आज़ादी के बाद से आज तक जो भी थर्ड फ्रंट रहा है वो एक्चुअली बिना कांग्रेस के रहा, ये कांग्रेस विरोधी रहा। 2 ही तरह के होते हैं। सन 52 से लेकर के आज तक इस देश में 5 साल वही सरकार दे पाया है जब उसका प्रधानमंत्री या तो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। उसका मतलब ये होता था कि लीड रोल जो में रहेगा वो या तो बीजेपी रहेगी या कांग्रेस रहेगी, सीधी बात है। वरना देखिए आप मोरारजी देसाई पहला प्रयोग था 2.5 साल, जबकि एक पार्टी बन गई थी, गठबंधन छोड़ दीजिए, सबने अपने पार्टी का अस्तित्व समाप्त कर दिया। 2.5 साल चली। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, देवगौड़ा, I.K. गुजराल, BP सिंह, जितने भी आप देख लीजिए ना, कोई नहीं। सवाल इस बात का है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां इस देश में हैं वे सब कांग्रेस को भगा करके पैदा हुई हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी को भगा करके कांग्रेस नहीं, वो ये क्षेत्रीय दल नहीं निकले हुए थे। ये सारे क्षेत्रीय दल चौधरी चरण सिंह से लेकर के, बिहार में कर्पूरी ठाकुर से लेकर के, और बंगाल में CPM और ममता बनर्जी, तो ये सारे लोगों ने कांग्रेस, एक तरह से कांग्रेस के विरोध में कांग्रेस से लड़ करके क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व में आई हैं। वे क्षेत्रीय पार्टियां किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए अपनी स्पेस नहीं देंगी, ये तय मान लीजिए। और ये कांग्रेस को भी मालूम था, इसलिए मध्य प्रदेश वहाँ पे देखिए जिसका जहाँ पे बड़ी गठरी है वो उससे ज़्यादा शेयर तो आपको करेगी नहीं। तो कांग्रेस, अगर कांग्रेस में मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में रणनीतिक गलती जो हुई है 1990 में उत्तर प्रदेश में मुलायम ND तिवारी आखिरी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, वो हार गए थे, वे लीडर अपोजिशन थे, मुलायम सिंह की सरकार बनी थी। अचानक विवाद होता है और जनता दल बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, मुलायम सिंह माइनॉरिटी में आ गए। कांग्रेस लीडर अपोजिशन तिवारी जी थे,
मुख्य विपक्षी पार्टी थी। राजीव गांधी ने एक फैसला करते हैं कि नहीं, कांग्रेस समर्थन करेगा। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि लीडर अपोजिशन जो है उसको सदन के अंदर वो मुलायम का समर्थन करे और सदन के बाहर धरना प्रदर्शन करे। ये कभी नहीं हुआ। और 90 के बाद आज तक कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आई। पहली गलती जो हुई थी रणनीति। इस बार चुनाव मैं इसलिए कह रहा हूं, एक साथ अब देखिए इनको हटाना है। इनको एक मौका था। आप 2019 में राहुल गांधी कहते हैं मैं पीएम का उम्मीदवार हूं या हो सकता हूं संभावित, तो 2017 में आपको 19 की लड़ाई लड़नी चाहिए थी ना। आप जिस प्रदेश से 30 साल से गायब हैं, उस प्रदेश में एक मौका मिला था आपको संगठन रिवाइव करने का। आप 100 सीटें मांग रहे हैं, 1/4। मतलब 2017 में भी आपने कहा कि अब 1/4 सीट हमको दे दीजिए। इसका मतलब अगर आज लोकसभा में मांगते तो 20 सीटें मांगते। यही हुआ ना। आप 2017 में जब 19 की तैयारी करनी चाहिए थी, वो दिन आपने खत्म कर दिया। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी देखिए बिना संगठन के नहीं चल सकती है। अगर आप 2017 में 400 सीटों पर लड़े होते, आज आपका कम से कम 400 हारे हुए उम्मीदवार होते। मैं एक बात कह रहा हूं, 7 तो सीटें आपको ऐसे मिल जाती और आज आपको एक एक लोकसभा के लिए 10-10 लोग मिलते कम से कम, जो हारे हुए विधायक होते कि आप हमको ले लीजिए, आप देख सकते थे। आज की तारीख में मैं बताऊं ये बस 1 मिनट। नतीजा क्या हुआ? 2017 में 19 की लड़ाई लड़ने से आप नहीं लड़े। अब जब 2019 में गए हैं, पहला बयान राहुल गांधी का जो ऑफिशियल आया है कि हम 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। यानी अब जो है आप 2019 में 2022 की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं इसी सवाल पर आना चाह रहा था कि कांग्रेस, क्या रोशन साहब जिस तरीके से इस बार की लड़ाई है, और चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस लीड करते हुए सभी दलों को पर्याप्त जगह देते हुए मौका देगी एक साथ खड़े होने का, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पुराने रूल पर कायम है कि हम नहीं सुधरेंगे और अब लड़ाई 2022 की तैयारी है, मोर्चा बनेगा, संगठन तैयार होगा, वोट बढ़ेंगे। क्या वाकई ये रणनीतिक तौर पर है या फिर सहयोगी उसे वेटेज नहीं दे रहे, इसलिए कांग्रेस की मजबूरी है? देखिए, ये पहली कल्पना कहाँ से शुरू हुई? जिस समय उत्तर प्रदेश में 2 उपचुनाव हुए थे, गोरखपुर का और फूलपुर का, तो वहाँ पे सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ था वो एक एक्सपेरिमेंट था और वो सफल रहा। तो तब जाके सारे विपक्षी दलों को लगा कि अगर हमको बीजेपी को हराना है, अगर मोदी को हराना है, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। और उसी का ही एक उदाहरण देखा फिर कर्नाटका में, जब वहाँ पे गठबंधन की सरकार बनी, कांग्रेस ने पीछे हटते हुए वहाँ पे जेडीएस की सरकार बनाई, वहाँ पे 21 दल इकट्ठे हुए। लेकिन ये तो ऊपरी तौर पर दिखा कि हम 21 दल इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन जब आपने राज्यों के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा राज्य ऐसा होगा और कौन से क्षेत्रीय दल ऐसा होगा जो अपनी जाति, अपने धर्म और अपनी जो क्षेत्रीय उनकी समीकरण है उनसे हटके कांग्रेस से समझौता करेगा। जैसे हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें, वहाँ तृणमूल कांग्रेस कैसे कांग्रेस के साथ आ सकती है। बिहार में जो बात चल रही है कि आरजेडी से और कांग्रेस का जो गठबंधन को लेकर खींचतान हो रहा है, 11 सीटें होंगी, 8 सीटें होंगी, क्योंकि आरजेडी निकली कांग्रेस से है, कांग्रेस के ही उसके पास वोटर हैं। तो अगर वहाँ उन्होंने कांग्रेस को ज़्यादा सीटें दी तो फिर वहाँ पे आरजेडी का वोट बैंक कम होगा, आरजेडी का जो बेस है वो कम हो जाएगा। अगर आप और भी जगह चले जाएं, आप तमिलनाडु में चले जाएं, आप केरल में चले जाएं, हर जगह लगभग यही हालत है। तो जो कांग्रेस सोच रही थी कि हम 21 दलों को लेकर साथ चलें, आखिर तौर पे वो बात आ गई कि हम किस राज्य में कम करें, क्योंकि हर राज्य में क्षेत्रीय दलों के अपने समीकरण है और वो समीकरण दोनों को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अगर बसपा सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन होता तो शायद वो बीजेपी को वहाँ पे टक्कर देते। जो आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल, क्या वाकई ये उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा ताकतवर हैं और वो बीजेपी को उस राज्य से बाहर कर सकते हैं, इसलिए कांग्रेस को जगह नहीं दे पा रहे, या कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो बिना उनके भी चुनावी लड़ाई में एक बड़े विकल्प के तौर पर सामने आ सकती है? इसको मैं समझूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और एक्सपर्ट्स की राय देखते हैं कि आखिर कांग्रेस गठबंधन तो कर पा रही है राज्यों में, कुछ राज्यों में, लेकिन महागठबंधन जो हो रहा था, जिसकी बात हो रही थी, वो क्यों नहीं हो पाया? कि 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को लग रहा है कि अब उसका रिवाइवल हो रहा है, तो वो जो स्पेस है वो लगातार बाकी अपोजिशन पार्टीज के लिए कम करती जा रही है। इसीलिए आप देखिए पश्चिम बंगाल में उनका कोई समझौता ना हो पाया, न ममता बनर्जी से और न ही लेफ्ट से। यूपी में सपा और बसपा ने उनको गठबंधन से बाहर कर दिया। बिहार में अभी तक सीटों पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। यहां तक कि जो सबसे पुराना उनका कहें गठबंधन है महाराष्ट्र में, वहां भी कुछ सीटों को लेकर अभी जो है वो तनाव बना हुआ है। विश्वास की और एक ट्रस्ट की कमी है
दोनों क्षेत्रों में। वो एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं करते। उनको लगता है कि ये धोखा दे जाएंगे और क्षेत्रीय दलों को लगता है कि ये धोखा दे जाएंगे। तो एक तो ट्रस्ट की कमी है। तीसरा क्या है, दूसरा कारण यह है कि क्षेत्रीय दलों के पास भी करिस्मेटिक लीडर नहीं है और कांग्रेस के पास भी करिस्मेटिक लीडर नहीं है, और इसलिए उनको ये भरोसा नहीं है कि क्या वास्तव में अगर हम इस गठबंधन को कर भी लें तो कोई चीज वास्तव में कंसोलिडेटेड करके कोई अच्छी तस्वीर उभरेगी कि नहीं उभरेगी। आज के एक तारीख में कांग्रेस की तमिलनाडु, कर्नाटका को छोड़कर बाकी जगह अलायंसेस नहीं हो पा रहे हैं। उसका एक मूल कारण यह है कि कांग्रेस एक तरफ तो पोल ऑल्टरनेट मोदी का बनना चाहती है, दूसरी तरफ ग्राउंड में क्षमता नहीं है। यही हुआ वेस्ट बंगाल में, जहां सीपीएम ने अपनी लिस्ट जारी कर दी और ये सोच रहे थे सीपीएम के साथ कोई तालमेल होगा। तृणमूल कांग्रेस ने मना कर दिया। तो ये कांग्रेस के लिए एक मुश्किल सी स्थिति है, जहां पार्टी की क्षमता वो वोट कैचिंग की नहीं है, या जनाधार जो बाकी अलाइज हैं वो मानते हैं कि इस तरह का नहीं है। तो कांग्रेस को उनकी क्षमता जो जमीनी आकलन है उसके हिसाब से वो जो देना चाहते हैं वो कांग्रेस को लगता है काफी कम है, अलाइज को लगता है कि आपकी क्षमता से हम 1-2 ज्यादा ही दे रहे हैं। तो इसलिए इस समय में जब चुनाव की घोषणा हो चुकी, नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे हैं, उस समय कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा संकट है कि उनके अलायंस स्टिचअप नहीं हो पाए। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद समझेंगे उत्तर भारत में कि आखिर बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में गठबंधन को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या रही है और साथ ही उसे जगह क्यों नहीं दे रहे हैं, और उसका फायदा या नुकसान किसे और कितना मिल सकता है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि आज महागठबंधन और गठबंधन के बीच में कांग्रेस कहां पर खड़ी है और महागठबंधन को लेकर अलग अलग राज्यों में किस तरीके की दिक्कत और उसका फायदा। बात अब करते हैं उत्तर भारत की। 2 बड़े राज्य और इसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें, यानी कि यूपी, बिहार और दिल्ली, जहां पर सीटों की संख्या के लिहाज से एक बड़ा चंक यहां से आता है और 127 सीटें इन तीनों ही राज्यों से कहें तो लोकसभा की हैं। लेकिन इसके बावजूद इन तीनों ही राज्यों में आरती जिस तरीके से उम्मीदें दिख रही थी, यूपी में कांग्रेस ने लगा कि शायद गठबंधन में शामिल होती दिख रही है, दूसरी तरफ से भी रिस्पांस ठीक मिला, लेकिन उसके बाद बात नहीं बनी और अब कड़वाहट इतनी ज़्यादा है कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आप कन्फ्यूज़न क्रिएट मत कीजिए। बिहार में भी लालू यादव जो हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े होते थे हर वक्त में, अब ऐसा लगता है कि सीटों के लिहाज से वहाँ पर भी वो कांग्रेस से उनकी वो दूरी जो है बढ़ती दिख रही है। दिल्ली में होते होते समझौता नहीं हो पाता है। क्या बड़ा नुकसान इन तीनों राज्यों में और कांग्रेस की रणनीतिक लिहाज से? तो देखिए, कांग्रेस एक्चुअली बहुत दुविधा में है। एक तरफ से वो अपने आप को रिवाइव करना चाहती है, मतलब ये 2014 में तो सबसे कम वोट शेयर और सबसे कम लोकसभा की सीटें आई हैं कभी, मतलब इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में। तो कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करना चाहती है और अभी नए नौजवान उनके प्रेसिडेंट हैं, तो उनमें जोश है कि अब मेरे नेतृत्व में मैं कांग्रेस को रिवाइव करूंगा। और उनको उत्साह ये मिला है वो 3 राज्यों के चुनाव के बाद जो उन्होंने जीती हैं। और अगर आप देखें उनकी रणनीति को, तो छत्तीसगढ़ में जहां वो मायावती के साथ कोशिश कर रहे थे गठबंधन का, पर फिर आखिर में हुआ नहीं। मायावती फिर गुस्से में जाके अजीत जोगी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, पर कांग्रेस फिर भी मतलब बहुत अच्छी तरह से जीती छत्तीसगढ़ में। और मध्य प्रदेश में भी मतलब वो पूरी मेजॉरिटी नहीं ले पाई, पर फिर भी मतलब वो सबसे बड़ी पार्टी उभर के निकली। तो कांग्रेस भी ये सोच रही है कि अब हम अपने आप को रिवाइव करेंगे। राहुल गांधी भी सोचा होगा कि मैं अपने आप को रिवाइव करना चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी को रिवाइव करना चाहता हूँ, तो अब कैसे करूँ। तो इसीलिए, पर वो प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझ रही है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि खास करके ये 3 राज्य जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। यूपी देखिए, मतलब 1990 से तो वो 1990 से तो वो पावर में नहीं है। बिहार में भी 1990 से पावर में नहीं है। ठीक है, दिल्ली में तो पावर में थे 2013 तक,
पर उसके बाद अगर आप उनका वोट शेयर देख रहे हैं 2013 के चुनाव, 2014 के चुनाव, 2015 के चुनाव, लगातार कांग्रेस का वोट शेयर कम होते जा रहा है। तो ग्राउंड रियलिटी ये है और कांग्रेस को ये समझना है और इसको समझने में दिक्कत हो रही है उनको, क्योंकि वो अपने आप को रिवाइव करना चाहते हैं। ये समझने में दिक्कत हो रही है कि ग्राउंड रियलिटी उनको फेवर नहीं करता है। ग्राउंड रियलिटी आज के दिन में क्षेत्रीय पार्टी को फेवर करता है, तो क्षेत्रीय दल नेचुरली अपना हिस्सा मांगेंगे ना। और एक ज़माने में अगर आपको याद है, कांग्रेस ने पहले ये गठबंधन का खेल शुरू किया था तमिलनाडु में, जब वो द्रविडियन पार्टी के साथ वो जुड़ी थी, तो उनका यही सीट शेयरिंग रहता था कि लोकसभा के चुनाव के लिए हम ज़्यादा सीटें लड़ेंगे और जो क्षेत्र में चुनाव होगा उसके लिए आप ज़्यादा सीटें लड़ें। पर अब ये क्षेत्रीय दल भी चाहते हैं ना कि हमको ज़्यादा बड़ा हिस्सा चाहिए दिल्ली में। हम अब ये हम अपने आप को क्षेत्र में सिर्फ नहीं रहना, हम क्षेत्र में सिर्फ नहीं रहना चाहते हैं, हम दिल्ली में भी आना चाहते हैं। तो ये जो उनकी एस्पिरेशन है, ये कांग्रेस को समझने में दिक्कत हो रही है और सारी परेशानियां यहीं से शुरू हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से रामकृपाल जी, यूपी, बिहार और दिल्ली, यहाँ पर कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। पिछले चुनाव से देखिए, न तो संगठन था, न वोट शेयर के लिहाज से कोई बड़ा चंक 15% से ऊपर हो जिसे कहें कि अगर वो शिफ्ट हो जाएगा तो आपका भविष्य खत्म हो सकता है। यहाँ पर तो उनके पास दोनों मौके थे, यानी कि अपनी विस्तार कर सकते थे कुछ सीटों के साथ, साथ ही जो उनका मकसद जो बोलते हैं कि हम बीजेपी को हटाना चाहते हैं केंद्र से, लेकिन दोनों मकसद सामने होने के बावजूद भी गठबंधन में आने को तैयार नहीं। भाई, जो आपने एक बात कही, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो पाने की संभावना है उसके पास पाने के लिए भी कुछ नहीं है। बल्कि गठबंधन से क्या हो जाएगा कि जो पाने की कोशिश है वो भी खत्म हो जाएगी। एक बात मेरी सुन लीजिए, चाहे जो भी क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, एक चीज़ जानते हैं आप, एक गुठली होती है जैसे आम की, हर पार्टी का एक कोर स्ट्रेंथ होता है। वो सीट में तब्दील होता है नहीं होता वो छोड़ दीजिए। बीजेपी 3 सीट पाई दिल्ली में, फिर भी 30% के आसपास उसका वोट शेयर है। मायावती को 0 सीट मिली उत्तर प्रदेश में, फिर भी वोट परसेंट 20% है। ये कोर स्ट्रेंथ होती है जिसको मैं गुठली बोलता हूँ। हर कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, उसकी एक कोर स्ट्रेंथ होती है, वो 20% से 25% के बीच में होती है। आप समझ लीजिए, अगर ये कोर स्ट्रेंथ आपकी नहीं है तो आप कहीं भी किसी के दरवाजे कोई समझौता करेंगे, कोई नहीं। क्योंकि जब आपका वो चला गया है, कोर स्ट्रेंथ का परसेंटेज है, तो इसका मतलब जो सामने वाला जिससे आप समझौता कर रहे हैं वही आपके वोट बैंक पे बैठा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस, देखिए मायावती की भी दिक्कतें देखिए, कांग्रेस को अगर रिवाइव करना है अपने को, तो वो जो 20-22% जो उसका ट्रेडिशनल वोटर था, जो कोर स्ट्रेंथ था, सीट भले में वो तब्दील हो नहीं हो, वो कहाँ चला गया? सीट आपको 7 ही मिली, लेकिन अगर आप 100 सीटों पर लड़ते तो आपको एक स्ट्रेंथ मिलती कि हमारा सीट क्या है। आज की तारीख में क्या होगा, जो समझौता नहीं हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में आप ये परसेंटेज में बढ़ती है कांग्रेस पार्टी, तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक मोटे तौर बता दूं, जैसे एक सेब है, उसको काट दीजिए, आधा हटा दीजिए, आधा पिछड़ा है, आधे में 3 फांक कर दीजिए, दलित, सवर्ण, माइनॉरिटी, करीब करीब यही है। अब अगर आप 10% से ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब ये वोट परसेंट किसका आएगा? माइनॉरिटी का होगा, पिछड़ों का होगा, सवर्णों में से कुछ होगा। तो ये जो चीज़ है ना, देखिए वोट बैंक तो वही है, 20-25% बीजेपी का की गुठली है, 20-25% समाजवादी पार्टी के, 20% मायावती की है, तो 75 तो ये हो गया। बाकी में बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं। और ये देखिए आज की तारीख में पता है, तो कांग्रेस की जो बेसिक दिक्कत है काऊ बेल्ट में, कांग्रेस सत्ता में जो भी केंद्रीय सत्ता में रही, हमेशा वो या तो काऊ बेल्ट की बूते रही, और जब काऊ बेल्ट नहीं था तो साउथ की बूते रही। लेकिन वो आप 150 के आसपास फिगर में पहुंचेंगे तब ये बैसाखियां आपके पास आएंगी, अगर उससे पहले नहीं। वरना अभी क्या हो रहा है, क्षेत्रीय दल कांग्रेस को बैसाखी बनाना चाह रहे हैं। अब कांग्रेस सामने अस्तित्व का संकट यह है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में क्षेत्रीय पार्टियों की बैसाखी बनेगी, या अपने राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए चाहे भले उसको 10 साल बाद मिले, उसकी कोशिश करेगी। ये तय करना पड़ेगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश मान लीजिए सब महागठबंधन हो जाए, यही दुविधा चल रही है। मैं एक चीज कहूंगा, ये ममता बनर्जी, आपको याद होगा कर्नाटक में जब विधानसभा चुनाव शुरू हुए थे, बिल्कुल घोषणा हुई थी, सबसे पहले ममता बनर्जी भाग के वहां गई थी कि आप लोग समझौता क्यों नहीं करते हैं। जब बंगाल की बात आई तो सारी की सारी सीटें मेरी हैं, तो भैया मेरे स्टेट में मत घुसो, बाकी जगह समझौता कर लो।
ये जो है ना, क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को फुटबॉल की तरह खेल रही हैं और कांग्रेस को ये मालूम है कि अगर उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपना अस्तित्व बचाना है तो वो जो 20% की कोर स्ट्रेंथ है उसे वापस लेनी पड़ेगी। इसीलिए जो प्रियंका गांधी ने वहाँ जाके कहा है कि राहुल ने भी कहा है कि 2022 की हम लड़ाई लड़ रहे हैं और 2022 में हमारी सरकार बनेगी। जब तक वो वोट बैंक, और उस वोट बैंक को पाने के लिए आप उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ना, आपको उन्हीं से आपको खींचना भी है रोशन। लेकिन जब दो बड़े इंसिडेंट में कहूँ, प्रियंका गांधी का उतरना, उससे पहले तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को जो मिल रहा है गठबंधन वो लेने को तैयार है, थोड़ा बहुत निगोशिएट कर रही थी। दिल्ली में शीला दीक्षित के आने से ठीक पहले तक ऐसा लग रहा था कि गठबंधन हो जाएगा, और बिहार में भी कमोवेश ये माना जा रहा है कि क्या प्रियंका का असर नदियों के उस पार, सीमा के उस पार बिहार तक पहुंच जाएगा। ये फैक्टर हैं जो कांग्रेस को ज़्यादा विश्वास दे रहे हैं कि हम खड़े हो सकते हैं, इसलिए गठबंधन के साथ नहीं खड़े हो पा रहे, या फिर क्षेत्रीय दलों को ये आभास हो चला है, जैसे कि रामगोपाल जी ने कहा कि ये हमें बैसाखी बनाकर हमारे ही वोट शेयर को छीनने की कोशिश करने जा रहे हैं। नहीं, पहले आप ये सोचिए कि जो कांग्रेस है एक राष्ट्रीय दल है, और बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जो गठबंधन तोड़ने की कोशिश हुई है या हो रही है वो क्षेत्रीय दलों की तरफ से हो रही है। सबसे पहले बसपा और सपा का जो गठबंधन हुआ, कांग्रेस को माइनस करके वहाँ से शुरुआत हुई, तो उन्होंने कांग्रेस को अपने साथ नहीं लिया। फिर बाद में एक बैकडोर बातचीत शुरू हुई, और आज भी जैसे बात हो रही है कि जैसे कांग्रेस ने 7 सीटें उनके लिए छोड़ी है, तो बीएसपी की तरफ से रिएक्शन आया कि ऐसा क्यों, आप 80 के 80 पे लड़ो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उन्होंने कांग्रेस को इसलिए माइनस किया कि कांग्रेस के वहाँ स्ट्रेंथ ही नहीं है, उनका 6% वोट है अगर हम 2014-2017 के विधानसभा चुनाव में देखें तो। लेकिन कांग्रेस की यहाँ मजबूरी क्या है कि एक राष्ट्रीय दल है, उसको अपना जो आधार है उसको बढ़ाना है, अपने जो उनका कैडर है उस पर भी तो हिम्मत देनी है कि आप, हम भी चुनाव मैदान में हैं। बिहार में तो मुझे लगता है कि देर सवेर कुछ ना कुछ हो जाएगा, चाहे 8 सीटों पे बात होगी या 10 सीटों पे बात होगी। जैसे आज वहाँ पे औरंगाबाद वाली सीट है, तो औरंगाबाद वाली सीट पे वहाँ पे वो कांग्रेस की परंपरागत सीट है। अब आरजेडी उसको कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पे जो सौदेबाजी होगी इन सीटों को लेके होगी जहाँ हमारी परंपरागत है। पर जो बात वही आ रही है कि प्रियंका के आने से उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है उनको कि जैसे भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो शायद वो वोटों में कन्वर्ट हो, और वोटों में कन्वर्ट ना भी हो लेकिन देर सवेर कांग्रेस को अपना जनाधार बढ़ाना होगा। और पूरे देश में आप देखिए, डीएमके के साथ उनका गठबंधन हुआ है, वहाँ कर्नाटक में उनका गठबंधन हुआ है, समझौता करके गठबंधन हुआ है। तो साउथ को आप छोड़ दीजिए, लेकिन नॉर्थ में जो एक ज़माने में कांग्रेस थी, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम अकेला लड़ेंगे तो शायद हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। और यही जो अगर 2014 का भी आप चुनाव देखें तो कितने दल हैं क्षेत्रीय दल जिनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। एक अन्ना धर्मों को सफलता मिली थी और टीएमसी को सफलता मिली थी बहुत ज़्यादा। तो इस बात को भी सोचना चाहिए कांग्रेस को भी, और जो उनके क्षेत्रीय दल हैं। हो सकता है कि 2019 में अगर आंधी चली और जो लोगों का माइंड सेट है इसमें कि हमें राष्ट्रीय दल को वोट डालना है, तो हो सकता है कि बीजेपी को और कांग्रेस को ही वोट मिले, फिर क्षेत्रीय दलों की इसमें भूमिका कम हो जाए। उम्मीद आप कर रहे हैं ऐसा हो सकता है कि जो जाति धर्म, जब कभी कभी जब राष्ट्रीय मुद्दों पे बात होती है तो आदमी फिर क्षेत्रीय दलों को छोड़ता है, तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए इस बीच ये भी देख लेते हैं कि असल में कांग्रेस ने कुछ जगहों पर दलों के साथ तालमेल बिठाया है। वो क्या इलाके हैं? महाराष्ट्र सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर लोकसभा की 48 सीटें, महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच गठबंधन हुआ है, और फिलहाल जानकारी है कांग्रेस 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि एनसीपी 23 सीटों पर। कांग्रेस को एक सीट स्वाभिमानी शेतकारी संगठन को भी देनी है, जिसके बारे में फिलहाल कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु, जहां पर लोकसभा की 39 सीटें और तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर चुनाव मैदान में है। गठबंधन के तहत कांग्रेस को प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार उतारने हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी एक लोकसभा सीट है, और डीएमके के साथ हुए समझौते के मुताबिक ये सीट कांग्रेस उम्मीदवार के लिए रखी गई है। 28 सीटों के साथ कर्नाटक में कांग्रेस के लिए अहम है। यहाँ पर पार्टी का जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन है, और दोनों मिलकर सरकार भी चला रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दोनों के बीच समझौता हुआ है, और उसके मुताबिक 20 सीटों पर जेडीएस और 8 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस 20 सीटों पर, जेडीएस 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। दक्षिण के एक और राज्य की बात, केरल, जहां पर कांग्रेस अपने गठबंधन में यूडीएफ के साथ है। यहाँ पर लोकसभा की 20 सीटें हैं, और उधर झारखंड में कांग्रेस कई पार्टियों के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। 14 सीटों के लिए कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट फ्रंट और झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के साथ गठबंधन किया है।
और महाराष्ट्र एक और अहम राज्य हो जाता है जहां पर गठबंधन हुआ है, वहां पर किस तरीके का असर या फिर जो समीकरण है वो किस तरीके से दिखते हैं। रजत केन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मुंबई से। रजत, उत्तर भारत में देखें जो अहम राज्यों की हम बात कर रहे थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, यहाँ पर कांग्रेस फिलहाल गठबंधन नहीं कर पा रही है, लेकिन महाराष्ट्र में उसे सफलता मिली है। किस तरीके से समीकरण देखते हैं कि उत्तर भारत से अलग दिखते हैं रणनीति के लिहाज से? और ये भी हम यहाँ चर्चा कर रहे थे और मेहमान कह रहे थे कि शायद कांग्रेस विस्तार करना चाह रही है, इसलिए उत्तर भारत के राज्यों में उम्मीद से ज़्यादा मांगती है और इसीलिए उसे क्षेत्रीय दल वो जगह नहीं देते। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा क्या है कि वहां पर गठबंधन में कांग्रेस शामिल हो पाई? कविंद्र, सीधी सी बात है, महाराष्ट्र एक जमाने में कांग्रेस का काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। अगर बात करें हम सिर्फ 5 साल पहले की या 7 साल पहले की अगर बात करें तो कांग्रेस की वहां पे सरकार हुआ करती थी, जो कि 2014 में वहां से गई। और वो उस चुनाव के बाद जो असेंबली इलेक्शन 2014 में हुए थे उसमें कांग्रेस की 42 सीटें माफ कीजिएगा आई थी। तो वो एक डिस्टिंक्ट थर्ड पार्टी थी। 122 बीजेपी की, 60 के आसपास जो है शिवसेना की थी और 41 और 42 कांग्रेस एनसीपी की थी। बहुत ही एक डिस्टिंक्ट थर्ड पार्टी रही उसमें। तो कांग्रेस को अपने आप को अगर स्टेट में रिवाइव करना है तो अंग्रेजी का मैं फ्रेज कहूं तो उनको एक हम्बल पाई, दे हैव टू ईट हम्बल पाई। तो यहाँ पे जो है उनको जो सीटें मिली हैं, जो 25 सीटें जो मिली हैं जैसे आपने बताया, और 23 सीटों पर एनसीपी चुनाव लड़ रही है, वो एक अनथिंकेबल प्रपोजिशन रही है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है 2014 के चुनाव तक भी कांग्रेस को एक बड़ा शेयर पे अपनी वो लड़ाई लड़ती थी, अपने चुनाव लड़ती थी। लेकिन इस समय जो 25 सीट मिली है उसमें उन्हें स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन राजू शेट्टी जो है उनको भी अकोमोडेट करना है। साथ में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे ये भी है कि जो छोटे छोटे ग्रुपिंग है, जिसमें अम्बेडकरवादी कुछ पार्टियां हैं, कुछ ग्रुपिंग है, प्रकाश अम्बेडकर का अपना आउटफिट है, और साथ में जो इंडिपेंडेंट यहाँ पे लीडर्स जो हैं, जो लग रहा था कि शायद कांग्रेस एनसीपी अलायंस के साथ आएंगे और एक तरह से जो डिस्पैरेट ग्रुपिंग है वो एक साथ हो जाएगी, जिससे जो वोट कटने का उनकी आशंका थी वो कम हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे भी क्योंकि वो जो छोटे ग्रुप्स जो हैं और जो इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं वो कांग्रेस एनसीपी अलायंस के साथ नहीं है, तो इसमें जो है उनके वोट कटने का और उनको नुकसान होने का ज़्यादा आशंका हो जाती है। इस समय अगर हम बात करें कि पहले ही बीजेपी और शिवसेना जो है एक तरह से उन्होंने लीड ले ली थी, ये ऐलान करके कि हम जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं। जो भी हमारे बीच के जो डिफरेंसेस रहे हैं, जो भी आशंकाएं रही हैं दोनों पार्टीज के बीच में, हमने देखा किस तरह से शिवसेना ने दिल्ली में जो पार्लियामेंट सेशन जब हुआ करता था तो कई बार जो है उनके सांसद जो है कई ऑपोजिशन पार्टीज के जो स्टर्स या सिट इन कह लीजिए या जो उनके प्रोटेस्ट कह लीजिए यहाँ पे दिल्ली में, तो उसमें वो शामिल हुआ करते थे। उसके बावजूद भी बीजेपी और शिवसेना जो कि एज ओल्ड एलाइज हैं, उन्होंने अपने डिफरेंसेस जो हैं वो वर्कआउट किए और अब दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये देखते हुए जो है कांग्रेस और एनसीपी की पकड़ जो लग रही थी कुछ टाइम पहले कि शायद जो है वो एक अपर हैंड हो सकता है, वो एक परसेप्टिव लीड जो है वो कहीं से जाती हुई दिख रही थी। इसलिए कांग्रेस और एनसीपी के बीच जो है अलायंस की घोषणा भी की गई और साथ में ये भी हमें पता लगा कि कांग्रेस और एनसीपी लगभग एक कह सकते हैं कि आसपास की ही सीट लड़ रही है, मतलब 25 कांग्रेस और 23 एनसीपी। जी कविंद्र, शुक्रिया रजत आपका वहाँ से हमें ताज़ा अपडेट देने के लिए। रजत बता रहे थे कि महाराष्ट्र में किस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ वहाँ पर कांग्रेस उतरी है और गठबंधन में उसे वहाँ पर किस तरीके की जगह मिली है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद समझेंगे कि जिन राज्यों में कांग्रेस का गठबंधन हुआ है वहाँ पर किस तरीके का फायदा कांग्रेस को होगा या फिर क्षेत्रीय दल जो जिनके साथ वो खड़ी हुई है। और साथ ही दक्षिण भारत जहाँ पर हमेशा से कांग्रेस राज्य बनाम केंद्र के लिहाज से जगह छोड़ती थी, उसको भी देखेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात हो रही है कांग्रेस की और देश के अलग अलग राज्यों में किस तरीके से गठबंधन कांग्रेस के बने हैं और महागठबंधन को लेकर मुश्किलें क्या हैं। और अब बात कुछ ऐसे राज्यों की जहां पर कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में जाने को तैयार है और यहां पर या तो सहयोगी नहीं मिले हैं या फिर कांग्रेस रणनीतिक तौर पर अकेले ही चुनावी रण में उतर रही है। ऐसे राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़, जहां पर वो अकेले चुनाव रण में है। वहीं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम में भी कांग्रेस
के हाथ खाली ही फिलहाल नजर आ रहे हैं। आरती, जिस तरीके से हम देख रहे थे, जिन राज्यों में गठबंधन हुआ है, जैसे महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा अगर हम आंध्र प्रदेश और अगर बात करें कर्नाटक में, यहाँ की समीकरण किस तरीके से हैं कांग्रेस के साथ? अगर क्षेत्रीय दलों को देखें, उनकी वेटेज के लिहाज से, उनके भरोसे को लेकर, और साथ ही साथ राजनीतिक जमीन, क्या वो वोट वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जो कि उत्तर भारत में नजर आता है? देखिए, महाराष्ट्र में जो गठबंधन है एनसीपी और कांग्रेस का, वो तो काफ़ी पुराना है, अब 1999 से चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में एक तरह का इक्वेशन बन गया है। और एनसीपी तो कांग्रेस से निकल के आई थी, तो उनके जो वोट बेसिस हैं वो मतलब कॉमन है, ओवरलैप करते हैं। प्रॉब्लम है कर्नाटका में, एक्चुअली ये मालूम नहीं कैसे चलेगा, क्योंकि ये पहली बार जेडीएस और कांग्रेस साथ मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। और अगर हम कर्नाटका का वो नक्शा देखें, तो ये साउथ कर्नाटका में जहाँ जेडीएस का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, वो कांग्रेस का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो मतलब वहाँ लगातार ये पार्टियां एक दूसरे से लड़ी हैं। अब इनको कहा जा रहा है कि नहीं, साथ मिलकर लड़ना है, तो मतलब आपको एक दूसरे को मदद करना पड़ेगा। और इस बीच में कांग्रेस ने एक अपनी सिटिंग एमपी की सीट भी जेडीएस को दे दिया है, टुमकुर, क्योंकि वो उम्मीद है कि शायद देवेगौड़ा वहाँ से लड़ेंगे। तो अब ये टेंशन्स तो ज़रूर पैदा करेंगी। अब मालूम नहीं, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार मतलब कांग्रेस एमएलएस को मतलब अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। 2 तो चले गए हैं ऑलरेडी। अब ये जब ये चुनाव शुरू होगा और जब लड़ाई शुरू होगी, तो ये कैसे प्ले आउट करेगा, ये पहली बार हम देख रहे हैं। और इसमें बहुत से प्रश्न उठते हैं कि जेडीएस और कांग्रेस के बीच में तालमेल हो पाएगा कि नहीं चुनाव के दौरान। हो सकता है कि मुश्किल होगा। रामकृपाल जी, जिस तरीके से जिन राज्यों में करीब 7 राज्य जहां पर गठबंधन कांग्रेस को मिला है, लेकिन वहां पर भी क्या वोट यानी कि एक दूसरे की छीना झपटी का जो दौर है वो नहीं है, इसलिए गठबंधन सहज दिख रहा है, या फिर जैसे कि आरती कह रही हैं कि संकट वहां पर भी है? देखिए, आरती जी ने एक बहुत सही बात कही, जैसे कर्नाटक का भी इन्होंने जो कहा। एक बात आप समझ लें, नेताओं के मिलने से ये बिल्कुल वो अर्थमेटिक नहीं है कि वोटर भी जाकर के मिल जाता है। 2 और 2 4 की कहानी। देखिए, 2014 में मुलायम के परिवार का कोई भी खड़ा हुआ, वोटर ने उनको जिता दिया। पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली परिवार के अलावा। अब इस सच्चाई को समझ लें। मंडल कमीशन 25 साल 20 साल पहले आया था। मंडल कमीशन के इनर कॉन्ट्राडिक्शंस अगर आपको गिनने हो तो आप 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के एनालिसिस कर लीजिए, जो शुरू में हुआ था ना। तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि क्या होगा। और अभी भी चूंकि कर्नाटक का चुनाव बहुत ताज़ा रहा है और विधानसभा के चुनाव बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी उससे लड़े जाते हैं, यानी लोकसभा की तुलना में ज़्यादा उसमें परस्पर प्रतिद्वंदिता होती है। दोनों एक दूसरे को गाली देते हुए, दोनों के वोट बैंक, जैसा आरती जी ने कहा कि दोनों के कॉमन है। तो अब कितना उसमें तालमेल हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये अलग की बात है। लेकिन हमेशा एक बात जानिए, नेताओं के मिलने से ये मत समझिए कि वोटर जो है उसी तरह जाके मिल जाएगा, नहीं। उसके लॉयल्टी अलग अलग ढंग की होती है, अलग अलग उसके, क्योंकि उसके जो सोशल कॉन्ट्रडिक्शन हैं, जो एवरीडे के कॉन्ट्रडिक्शन हैं, वो नेताओं के मिलने से ख़त्म नहीं हो जाते हैं। तो ये जो कर्नाटक जो ये बात कर रही थी वो। और क्या जिस तरीके से रोशन साहब महागठबंधन नहीं बना, कुछ राज्यों में ही कांग्रेस 7 राज्यों में गठबंधन तक सीमित है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को वॉकओवर देने की तैयारी है, ये गठबंधन नहीं बन पा रहे हैं। तो नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि गठबंधन तब बनते हैं जब आपकी जातीय समीकरण, जो क्षेत्रीय समीकरण है, उसके हिसाब से हो। 21 दलों ने एकजुट तो दिखाई, लेकिन जब वो राज्यों में गए तब वहाँ उन्होंने देखा हमारी जो राज्यों के समीकरण क्या है उसके हिसाब से नहीं हो पाया। अब उत्तर प्रदेश की आप बात करें, उत्तर प्रदेश में क्या यादव वोट और दलित वोट मिलेंगे? अभी 2019 के जब रिजल्ट आएंगे तब आप देखिएगा कि उनमें आपस में कितना वहाँ पे द्वंद्व है। नहीं, वो दोनों ठीक है, लेकिन कांग्रेस अगर क्षेत्रीय दलों के साथ नहीं खड़ी है तो क्या ये बीजेपी को उसका सीधा फायदा है, या फिर उसमें क्षेत्रीय दल नहीं, ये कुछ ज्यादा रोचक बना सकते हैं? ये कह सकते हैं कि जहाँ तिकोना मुकाबला होता है वहाँ बीजेपी को फायदा होता है। लेकिन यहाँ कांग्रेस अपनी इच्छा से बाहर नहीं हो रही है, यहाँ क्षेत्रीय दल उसको बाहर कर रहे हैं।
क्योंकि जो इज्जत से अगर वो कुछ सीटें मांग रही है तो क्षेत्रीय दलों की भी जिम्मेदारी थी कि उसको कम से कम सम्मानजनक सीटें दे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में उसको केवल 2 सीटें देंगे तो एक ज़माने में उत्तर प्रदेश में राज करने वाली पार्टी को अगर आप 2 देंगे तो ये उसका अपमान होगा। यही हाल उसका बिहार में हो रहा है, यही हाल उसका बाकी राज्यों में। अब दिल्ली वाली बात है, जैसे दिल्ली में कांग्रेस का वोट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। अगर आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन करती है तो जो बचा खुचा उसका वोट है वो भी चला जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे संघर्ष हो रहा है कि हम क्यों ना अकेले लड़ें, हम सीटें ना भी जीतें, कम से कम अपना वोट बैंक तो खड़ा करें। तो कांग्रेस की मुश्किल है यहाँ पे कि मुझे अपना जनाधार बढ़ाना है और क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को बाहर किया है। जैसे साउथ में तो उनका किसी तरह से हो गया है, जैसे कर्नाटक में हो गया है, तमिलनाडु में हो गया है, केरल में भी लगभग बातें हो गई है। अब कर्नाटक में जैसे कि जो उनके अमरीश थे एमपी, उनकी डेथ हुई थी, वो सीट मांड्या सीट उन्होंने जेडीएस को दे दी, तो वहाँ पे अमरीश की पत्नी वहाँ पे बागी बन के खड़ी हो रही है। केरल में विद इन कांग्रेस में ही झगड़ा है, उन्होंने बड़े जो उनके लीडर हैं थॉमस साहब, उनको सीट नहीं दी है, टिकट नहीं दिया है। तो कांग्रेस का इसमें द्वंद्व है कि हम अपने पार्टी को खड़ा करें, क्योंकि ऐसा शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि अगर हमारी 100 सीटों से ज़्यादा हो जाएं तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार कांग्रेस ही होगी। लेकिन क्षेत्रीय दल यहाँ सोच रहे हैं कि अगर हमने कांग्रेस को 100 से कम में समेटा और यहाँ से क्षेत्रीय दलों की संख्या ज़्यादा होगी तो प्रधानमंत्री क्षेत्रीय दल का इस बार होगा। ऐसा उनका क्षेत्रीय दलों का सोचना है कि जीत हार बाद में है, पहले कुर्सी पर दावेदारी क्या होगी इसको लेकर। मैं रामगोपाल जी आऊंगा, उससे पहले सुन लेते हैं कि जो कांग्रेस कुछ राज्यों में बिना किसी सहयोगी के लड़ रही है, उसको लेकर अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर बयान आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉकओवर देना चाहती है कांग्रेस, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों के साथ वो अब खड़े होने में शर्माती है या फिर अपने हिस्से से कहीं कई गुना ज़्यादा लेने की उसकी चाहत है, जबकि ज़मीनी हकीकत को नहीं देख रही है। सुनते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। जहां उसकी सीधी लड़ाई है भाजपा से, जिन राज्यों में जहां दो ही पार्टियां हैं, गुजरात की बात कीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, इन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि 3 राज्यों में चुनाव जीती है, लेकिन लोकसभा की दृष्टि से बीजेपी ने फिर से रिगेन किया है और खासतौर से बालाकोट की बात जो है उसके बाद से स्थितियां बहुत बदली हैं। तो कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति इन राज्यों में नहीं है। जहां गठबंधन करके वो अपनी ताकत बढ़ा सकती थी, वहां उसकी हठधर्मी से जो है वो गठबंधन या तो हो नहीं पाया या जो जहां होने की उम्मीद है वो मुश्किल में है। अब अगर कांग्रेस एक सक्षम अपनी पार्टी का जनाधार के रूप में या नेता के प्रभुत्व या पब्लिक रीच के कनेक्ट के नाम पे अगर सामने नहीं आती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। कांग्रेस के लिए मतलब अगर आप देखें तो जब इन्होंने अलायंस किया था स्टिचअप 2004 में, उस अलायंस के कारण कांग्रेस को फायदा हुआ। इस बार मुश्किल ये हो रही कि कांग्रेस के साथ अलायंस हो नहीं पा रहा है। तो बिना, एक तरफ तो आप 21 पार्टियों का भी सम्मेलन करते हैं और उनमें उन 21 पार्टियों में मुश्किल ये होती है कि जब सीट शेयरिंग की या अलायंस की बात आती है तो उस समय जो 21 पार्टियां कुछ समय पहले बैठी थी वो पार्टियां आपसे बिदक जाती है। जी रामगोपाल जी, वॉकओवर या फिर कुछ और है? नहीं, मैं 2 बातें कह रहा था कि एक तो जो इकट्ठा जो फोटो खिंचाते हैं हाथ खड़े करके, आप याद कीजिए 2013 में भी 14 पार्टियां एक मंच पर आई थी, याद कीजिए, और सबने कहा था कि बस मोदी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, सारे लोग, हो गया। एक जो अभी बात उठी थी कि मैंने जो कहा था कि देखिए जब तक आपकी कोर स्ट्रेंथ, सवाल है कि जो 20% 25% जो कोर स्ट्रेंथ है गुठली, उस पर किसका कब्जा है ये देखना पड़ेगा ना। और जहां भी वो गई है तो आप क्या कोई दोस्ती में आपको देने वाला है? आज भी बता दूं आपको, कांग्रेस पार्टी का वो वोट बैंक जो कभी उत्तर प्रदेश में, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो कहा जाता था सबको पता है कि दलित, माइनॉरिटी एंड सवर्णों की एक कास्ट जो ये होता था, बेसिकली वो था, वो 20 से 23% जो आपकी गुठली थी, उस गुठली पर किसने कब्जा किया हुआ है? तो ये आप जाएंगे और वो पार्टियां झोली में आपके डाल देंगी, नहीं होगा। वो लेना है तो महाभारत करके ही लेना पड़ेगा। इसलिए जो मैंने कहा, कांग्रेस के रिवाइवल की पहली बुनियादी शर्त है कि आप सीट दिमाग से निकाल दो, आप संगठन को देखो, संगठन मजबूत आप करेंगे तो ये 23% आपका लॉस है। आप मान रहे हैं कि जीत नहीं बल्कि संगठन मजबूती करने के लिए चुनाव कांग्रेस मैदान में? नहीं, वो तो कांग्रेस से कह रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो गठबंधन की बात होती है ना, इसमें पर्सनल केमिस्ट्री और लीडरशिप का बहुत मतलब रोल होता है। और अगर आप देखेंगे तो 2004 में जब कांग्रेस ने गठबंधन बनाया था, बाद में जाके यूपीए का नाम दिया था उसको, उस समय में
हरकिशन सिंह सुरजीत ने सारा नेगोशिएशन कांग्रेस के बिहाफ पे किया था। सूत्रधार वही थे, बिल्कुल बिल्कुल वही थे। आज के दिन में ऐसा कोई है ही नहीं कांग्रेस के पास। अब मतलब शरद पवार तो कोशिश कर रहे हैं, आप देख लीजिए दिल्ली में भी वो अब शामिल हो गए हैं दिल्ली की बातचीत में, पर ऐसा कोई उनके पास इंटरलोक्यूटर नहीं है जो बात कर सकते हैं सब पार्टियों के साथ। और एक और बात है, जो सोनिया गांधी जो थी, मतलब वो खुद भी, अगर आपको याद है 2004 में वो खुद चल के गई थी रामविलास पासवान के घर, वो उनको मतलब शामिल करने के लिए गठबंधन में। अब राहुल गांधी तो अभी मेरे ख्याल में उनका ऐसा कोई पर्सनल इक्वेशन नहीं है, ना मायावती के साथ है, ना ममता बनर्जी के साथ है। हाँ, अखिलेश के साथ ज़रूर है और तेजस्वी के साथ ज़रूर है, पर लालू यादव के साथ नहीं है। तो जो मतलब जो पावर है ना इन पार्टियों में, जो सबसे बड़े नेता हैं, उनके साथ तो राहुल गांधी का पर्सनल इक्वेशन है ही नहीं। तो मतलब बात करें तो किससे बात करें, यही प्रॉब्लम हो रहा है कांग्रेस में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और समझाने के लिए कि असल में देश की राजनीति में इस बार कांग्रेस जिस महागठबंधन के कॉन्सेप्ट को ला रही थी वो ना साकार होने के पीछे क्या कांग्रेस खुद जिम्मेदार है रणनीतिक तौर पर, या फिर क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षाएं कहीं ज्यादा इस बार दिखती हैं। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।